हाँ दोस्तों, आज आप लोगों का पेपर है 2 बजे से 5 बजे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। मैं कुछ चीज़ें बता दूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, नो गूगल। वहाँ पे कोई भी गूगल नहीं मिलेगा, तो आप सर्च नहीं कर सकते और खुद ही लिखना है सब कुछ अपने हाथों से। पेन पकड़ते, पता है ना कैसे पेन पकड़ते हैं? 2 उंगलियों के बीच में ऐसे, ठीक है, ऐसे 2 उंगलियों के बीच में लेके उसे ऐसे पॉइंट पकड़ लेना, उससे आराम से लिखना सुंदर सुंदर राइटिंग। और पूछ सकते हो पार्टनर से आसपास जो हूँ, पर उसको खुद आता होता है क्योंकि वो भी गूगल का ही है, क्योंकि आपकी पढ़ाई तो हुई है ऑनलाइन। तो चलिए कैदी भैया का नाम लेके शुरू करते हैं बिना किसी बफरिंग के, ठीक है। तो सबसे पेपर 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। आज आपका पेपर 1 ही है, कल पेपर 5 है। तो इसमें क्या है देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसकी यूनिट 1 है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। इसमें ना 5 चीज़ हैं। सबसे पहले तो हिस्ट्री आएगी इसमें, कि पहले कैसे क्या क्या हिस्ट्री को कैसे डिसेबिलिटी को लेते थे, क्या समझते थे। उसके बाद आएगा इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप के बीच में क्या डिफरेंस है। और आईसीएफ फंक्शनिंग लिखा है ना, ये पूरा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन आईसीएफ। इसमें क्या है, मेन दिक्कत क्या चीज़ है, क्या बोलते हैं, ये ना पूरा पेपर 12 तक मतलब सेकेंड ईयर तक भी तुम्हारे काम आने वाला है। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। अगर इन तीनों चीज़ों का डिफरेंस ही तुम्हें समझ नहीं आया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे किसी भी पेपर में। उसके बाद अपना डेफिनेशन और कैटेगरी, जो 21 कैटेगरी हैं और क्या क्या डिफाइंस हैं एज पर नेशनल लॉ। और प्रिविलेंस क्या है इसकी? प्रिविलेंस होता है कि कैसे हम उसे डायग्नोस करेंगे, कैसे हम पहले से पता लगा सकते हैं कि किस किस डिसेबिलिटी के क्या क्या होता है। अभी आज इस बारे में पढ़ेंगे। कॉजेज एंड प्रिवेंशन, आज मैं आपको सही कॉज एंड प्रिवेंशन बता दूंगा जो सब में कॉमन है। मतलब पेपर 6 तक सब में लिख देना, कोई गलत नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे। तो चलिए देखते हैं। और एक और बात बता देता हूँ पढ़ने से पहले, हमारे पास ना एक काली नागिन है। और काली नागिन क्या करती है, अगर जो बच्चा खाली देख के चला जाता है ना वीडियो, मान लो आप आए, आपने हमारी वीडियो देखी और देख के चले गए, तो आपको 17.5 नंबर पे पास करा देगी। पास कर देंगे मतलब 17.5 नंबर आएंगे। पर अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो फिर ये अबव 18 हो सकते हैं, वरना तो बेटे 17.5 पे अटक जाओगे, दोबारा पेपर देना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना काली नागिन बहुत बुरी है, आपको मिलवाऊंगा किसी दिन। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री क्या है इसकी। इसे पहले पता है एक तरह की पनिशमेंट मानते थे गॉड की, कि गॉड ने तुम्हारे पापों की सजा दी है। किसको? क्या बोलते हैं, जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उसको। और डिसेबिलिटी वॉज सीन एज अ फेलियर, डिफॉर्मिटी एंड डिफेक्ट। मतलब एक तरह का इसे फेलियर माना जाता था उसकी बॉडी डेवलपमेंट में, कोई डिफॉर्मिटी और डिफेक्ट समझा जाता था। और चिल्ड्रन विद सीवियर डिसेबिलिटी वर केप्ट एट होम एंड हिडन फ्रॉम पब्लिक। मतलब जो सीवियर कंडीशन के थे ना, सीवियर बच्चे, मान लो मतलब साउथ दिल्ली की लड़कियां नहीं होती एकदम हाइपर, बिल्कुल ही मतलब वैसे बच्चे होते हैं सीवियर, तो उन्हें बिल्कुल घर में बंद करके रखा जाता था, बिल्कुल ना बाहर जाना ना अंदर, एकदम पैक करके रखा जाता था। और सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। आज की भी डेट में हम ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी ने 100% एक्सेप्ट कर लिया है, पर अब काफ़ी हद तक सुधार है। इतने सारे लॉज आ गए, इन्हें रिजर्वेशन मिल गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। 1980 में इनके लिए पूरा वो देखा गया था कि क्यों इनकी कैसे कैसे इनका ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या क्या इनकी कैटेगरी डिवाइड होंगी। तब से इनके बारे में सोचा जा रहा है। उससे पहले बिल्कुल यही माना जाता था कि गॉड की पनिशमेंट है इनके साथ, और यही सब है। और इसका कभी क्वेश्चन नहीं आता, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये मत सोचना कि पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा इसका। उसके बाद है हमारा, ये देखो ये चीज़ है मेन। मैं रंग बदल लूँ, वो वाला रंग बदल लूँ पेन का। तो सबसे पहले आता है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। ये तीनों चीज़ें हैं क्या क्या? सुनने में एक जैसी लगेंगी आपको, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, पर इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये WHO की डिफाइन पढ़ेंगे हम कि WHO क्या कहता है इनके बारे में। सबसे पहले है इम्पेयरमेंट। एक तो इसे एज इट इज़ याद कर लो डेफिनेशन को, 100% क्वेश्चन आएगा, चाहे एक उसमें उसमें आ जाए, फिल इन द ब्लैंक में आ जाए कि पूरी डिफाइन लिखी होगी। एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज जनरली टेकन एट बी ऑर्गन लेवल, और आगे लगा होगा डैश, तो आपको इम्पेयरमेंट फिल करना होगा।
या फिर जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है उसके साथ सब क्वेश्चन दे देगा कि डिफाइन इम्पेयरमेंट, और उसके बाद फिर क्वेश्चन करेगा पूरा। तो इसे पूरे अच्छे से पढ़ लो। और इम्पेयरमेंट होता है क्या वो समझाया था। इम्पेयरमेंट होता है किसी भी टाइप की कमी, कमी मतलब क्षति। मान लो तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ब्रेन की कोई नर्व नहीं है, ब्लॉकेज है नर्व्स में, या फिर हमारे स्ट्रक्चर में कोई भी कमी है छोटा बड़ा, तो वो सारी इम्पेयरमेंट में आती है। ठीक है, दिल लड़की चुरा ले गई तो वो इम्पेयरमेंट में नहीं आएगा, पहले ही क्लियर कर दूं, कमेंट सेक्शन में मत पूछना। अब आता है हमारा डिसेबिलिटी क्या है। डिसेबिलिटी, और हाँ, कटना डिसेबिलिटी में नहीं आता। कल को बोल दो सर हमारा कट गया, डिसेबिलिटी में काउंट हो गया, रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा कुछ भी सी नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं कटने का। कट गया ठीक है, दोबारा देखो, अगली बार फिर कटवाओगे, तुम्हारा तो कटना ही है बेटा। चलो, डिसेबिलिटी क्या होती है? एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन अ मैनर और विद इन द रेंज ऑफ कंसिडर नॉर्मल अ ह्यूमन बीइंग जनरली टेकन टू बी एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल। मतलब मान लो अगर मुझे ड्राइविंग नहीं आती तो मैं डिसेबल हुआ। अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती या फिर फॉरेनर्स को हिंदी नहीं आती तो वो डिसेबल हुए। अगर आपको डिसेबिलिटी की डिफाइन नहीं पता तो आप डिसेबल हुए। मतलब किसी भी चीज़ की लैक ऑफ एबिलिटी, वो आपको एबिलिटी नहीं है। मान लो आपको लैपटॉप चलाना नहीं आता तो आप डिसेबल हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिसेबिलिटी वही है जो 21 डिसेबिलिटी RPW एक्ट में दे गई, नहीं। डिसेबिलिटी है कि कोई भी टाइप की कमी, आपके अंदर किसी भी टाइप की कमी है तो वो डिसेबिलिटी कहलाती है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है कि क्या सब लोगों में डिसेबिलिटी होती है? हाँ, किसी भी इंसान में कोई भी कमी होती है तो वो डिसेबिलिटी होती है। अगला है हैंडीकैप क्या है। हैंडीकैप क्या है? हैंडीकैप होता है किसी भी इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी की वजह से हम वो काम ना कर पाएं और सोसाइटी, हमारी एज, हमारे जेंडर, हमारे कल्चर के ऊपर वो हमें ऊपर इम्पोज किए जाए वो चीज़। मान लो, एक सेकंड फिर से क्लियर कर देता हूँ। A disadvantage for an individual resulting from an impairment or disability that limits or prevents fulfillment of a role that is normal for that individual। मतलब अगर आपको व्हील चेयर प्रोवाइड नहीं होती, मान लो अगर मेरे पैर नहीं है, अगर मुझे व्हील चेयर प्रोवाइड कर दी जाती है तो मैं भी आराम से घूम फिर सकता हूँ। पर अगर व्हील चेयर ही नहीं दी जाती मुझे, वो मेरी डिसेबिलिटी को पूरे करने के लिए वो इक्विपमेंट, वो एड ही नहीं दी जाते, तो फिर वो हैंडीकैप। उसे और अच्छे से समझते हैं, आगे देखते हैं। ये देखो, इसे अच्छे से समझने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एग्जाम्पल और बिल्कुल सब कुछ कर रखा है। पर बेटा तभी है और तभी काम आएगा अगर तुम इसे सब्सक्राइब करोगे तो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो पता है ना, 17.5 वाली काली नागिन ले डूबेगी तुम्हें। सब्सक्राइब कर देना, या तो वीडियो देखते मत, अगर वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब करके ही जाना पड़ेगा, वरना आज ही तुम्हारा पेपर है, सोच लेना। सेकंड ईयर के जब पेपर होंगे ना जून में, उसके साथ फर्स्ट ईयर के भी देने पड़ेंगे। वैसे ना ही दो तो अच्छा, इससे अच्छा सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अब देखो, इम्पेयरमेंट क्या है। इम्पेयरमेंट रिप्रेजेंट्स अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस और एबनॉर्मलिटी इन अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी सिस्टम। मतलब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की फंक्शन, ब्रेन से रिलेटेड, आउटर बॉडी से रिलेटेड किसी भी टाइप की, उसमें कोई भी कमी हो। और देखो, ये मैं इतनी डिटेल में क्यों पढ़ा हूँ तीनों चीज़ें, क्योंकि एक तो ये आपके पूरे 2 साल तक चलेंगे, और अगर आपको बेसिक ही अंडरस्टैंड क्लियर नहीं होगा कि इम्पेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, हैंडीकैप क्या है, तो आप बाकी कोर्स से रिलेट ही नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसे पढ़ना। डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी मीन्स लिमिट हिज एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटी। तो अब इसमें आप कहोगे कि सर हमारा कट गया तो हमें में तो लिमिटेशन हुई, पर इसे देखो RPW एक्ट में नहीं काउंट करे तो हम क्या करें? तुम्हारे लिए केस वेस लड़ेंगे, देखेंगे। हैंडीकैप होता है, हैंडीकैप मीन्स डिसएडवांटेजेस इम्पोज ऑन एन इंडिविजुअल ऑन अकाउंट ऑफ हिज डिसेबिलिटी। उसकी डिसेबिलिटी के हिसाब से उस पर जो चीज़ें इम्पोज की जाती हैं वो हैंडीकैपनेस होती है। अभी तो एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। पोलियो इफेक्टेड, डैमेज इन रेटिना, डैमेज इन ईयरडम, मतलब कोई पार्ट मिसिंग है, किसी पार्ट में डैमेज है, दिख रहा है यहाँ पे। अब डिसेबिलिटी क्या है? अनेबल टू वॉक, अनेबल टू ट्रांसमिट ऑफ साउंड, अनेबल टू सी। अब देखो, अब हैंडीकैपनेस क्या है?
हैंडीकैप्स है अनेबल टू अटेंड स्कूल, मान लो स्पेशल स्कूल ही नहीं है, स्पेशल एजुकेशन ही नहीं है, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। अनेबल टू हियर नॉर्मली, अगर वो उसे कान में वो मशीन ना लगाई जाए तो वो सही से सुन ही नहीं पाएगा। अब ये देखो इस पे क्या है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीधा सा, या तो फुल फॉर्म आ जाएगी, आपको लिख के दे दिया जाएगा ICF है, इसे एक्सपेंड करो, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, इसे फुल फॉर्म बता देना, या तो फिर इसके पूछ लेता है कि क्या काम क्या है इसका, 2 नंबर में पूछे, ज़्यादा तो आता नहीं है, मतलब वही 1 वर्ड वाले में आता है। तो इसका मेन काम होता है, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी बच्चा सेम नहीं होता, किसी भी बच्चे को हम सेम तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब अगर तुम्हें प्यार भी होता है तो अलग अलग लड़कियों से होता है, ये नहीं सेम से तो प्यार नहीं कर सकते ना, वैसे सेम इसमें सीन है। तो इसमें ये क्या कहता है कि जो फंक्शनिंग है ये बच्चे को क्लासिफाई करती है कि उसको क्या क्या थेरेपी दी जानी चाहिए, क्या क्या उसके लिए परफॉर्मेंस होनी चाहिए, किस किस चीज़ों पे वो उसे हम उसे क्योर कर सकते हैं एडवांस पे। ये देखो एवरी चाइल्ड विद कंसर्न इज यूनिक एंड हैज़ डिफरेंट एबिलिटी एंड नीड, उसकी अलग अलग नीड है, उसकी अलग अलग क्षमताएं हैं, और सब बच्चों को सेम ट्रीटमेंट से नहीं, मतलब सबको एक ही सोल्यूशन नहीं दे सकते। मान लो अगर किसी को मोटर फंक्शन में दिक्कत है तो सबको सेम थेरेपी नहीं दे सकते, सबको बॉल रोल नहीं करा सकते, बॉल रोल एक एक्टिविटी का नाम है। तो आपको जिस बच्चे को, जैसे मान लो कुछ बच्चों को क्या है, आउटर बॉडी बिल्कुल ठीक है, हाथ पे बिल्कुल ठीक है, बट ब्रेन उनका फंक्शनिंग नहीं है, तो उनके लिए जो OTPT SC होगा वो अलग होगा। किसी का ब्रेन एकदम परफेक्ट है पर आउटर बॉडी खराब है तो उसके लिए OTPT अलग होगा। तो किसको क्या देना है ये ICF का काम है, बस इतना सा काम है। मेनली तो देखो फुल फॉर्म आती है, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो फुल फॉर्म याद कर लेना, ईजी सी है। WHO की पता ही होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। वैसे तो अभी पेपर है तुम्हारा 1 आधे घंटे में, तो देख लेना, 2 से 5 पेपर है। ये इन चीज़ों पे बेसिकली वो काम करती है। ओहो मिल गया। ये देखो बॉडी फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर, बच्चे की कैसे, मैं अभी बताया ना बॉडी फंक्शनिंग, अगर मान लो कैसे उसके अकॉर्डिंग उसकी थेरेपी प्लान होगी, उसकी एक्टिविटी प्लान्स होगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन सीवियरिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मान लो डिसेबिलिटी की सीवियरिटीनेस कितना है, मतलब कितना गहरा कटा है, मतलब कटा नहीं है, मतलब कितना गहरा वो जा सकता है वो। और दूसरी चीज़ इन्वायरमेंट कौन से वक्त है, मान लो अगर वो गरीब घर से आया है तो गरीब घर में तो उसके डिसेबिलिटी का नाम भी नहीं पता होता कुछ। कभी हमने सर्वे किया था उसमें देखा था उन पेरेंट्स को नाम तक नहीं पता कि डिसेबिलिटी के नाम क्या है, क्या क्या उनके रिजर्वेशन है, क्या क्या उन्हें बेनिफिट मिल सकते हैं, वो कुछ भी नहीं, ना सर्टिफिकेट बनवाया। और अगर वहीं रिच फैमिली है तो प्रॉपर सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवा रखे हैं, सब कुछ कर रखा है। और क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, उनके क्या क्या पार्टिसिपेशन है, इन 3 चीज़ों पे क्लासिफिकेशन का स्ट्रक्चर बेस है। ठीक है, अब पढ़ते हैं डिफाइन। ये देखो ये है ID की डिफाइन, इन दोनों, एक तो इससे पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, और दूसरी चीज़ ये जो लिखा है ना AAIDD, इसकी फुल फॉर्म आनी ही आनी। ये मान लो पेपर बिल्कुल लीक करा दिया मैंने, आएगी आएगी, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वरना 70.5 वाला तो पता ही है तुम्हें। ये देखो अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, AAIDD, ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ लो। ये पूरी डिफाइन है, इसे पढ़ लेना। दोनों मेन तो यही वाली आती है, देखो ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा देता हूँ सब कुछ, और थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या रही है। ये देखो ये 2 डिफाइन दी थी, ये हर्बर्ट की ये डिफाइन है और ग्रॉसमैन की ये, इसने 1959 में हर्बर्ट ने दी थी, 1973 में ग्रॉसमैन ने दी थी। उसके बाद 2 डिफाइन और आई हैं 1983 में और 1992 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आपको काम आएगा। अभी आजकल तो आज के पेपर में कोई काम नहीं है, आज के पेपर में सिर्फ ये 2 इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लो, बिल्कुल आएगी ही आएगी। अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, intellectual disability is a disability characterized by significant limitations both in intellectual functioning and its adaptive as expressed in conceptual, social and practical adaptive skills, and the disabilities originate before age 18, 18 से पहले ही पता चल जाती है। ठीक है, ये ID की डिफाइन है। अब देखते हैं कि ये देखो ये है हमारा RPD एक्ट, और जो अभी अगला पढ़ेंगे वो होता है
ये तो इसमें 7 डिसेबिलिटी आती हैं, ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी और हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और अब जो चल रही है वो 21 चल रही हैं। ये देखो, ये है अपनी, इसमें क्या सीन है, 21 डिसेबिलिटी, और ये है RPWD एक्ट, वो खाली था PWD एक्ट। इस बात का ध्यान रखेंगे, PWD में कितनी आती हैं 7, और ये अगर पूरा हो जाएगा RPWD, इसमें आती हैं 21। ठीक है, याद रखना, अभी सुबह ही सुबह बताइए बात तो याद रहेगी। 21 डिसेबिलिटी हैं, 21 डिसेबिलिटी के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो 21 डिसेबिलिटी का 100% चांस है कि 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि 21 डिसेबिलिटी के नाम लिखो। नाम याद कर लेना और थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, एक एक लाइन लिख लेना, तो 9-10 तो आ ही जाएंगे। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए गए तो फिर देखो 17.5 ही आने, वो तो बात है। ठीक है, तो सबसे पहले मेंटल रिटार्डेशन, आपको पता ही है, ब्रेन में होता है, IQ कम होता है, बिलो 70 होता है। उसके बाद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, बच्चा गुमसुम रहता है, किसी को शेयर नहीं करता, चुपचाप अपने में खोया रहता है, सेम चीज़ को रिपीट करता रहता है और बहुत सारी चीज़ों से स्टिमुलेशन लेता है। मान लो अगर आपको इसमें क्या बोलते हैं, माय नेम इज़ खान है ना, उसे ASD था। CP आपको पता ही है, बॉडी जो चाहे अपर हो चाहे लोअर में या फिर हाफ पोर्शन में बॉडी फंक्शनिंग काम नहीं करती। मेंटल इलनेस, अब मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेंटल इलनेस 18 के बाद होती है, मेंटल रिटार्डेशन 18 से पहले हो जाती है। ठीक है, 18 से पहले होगी तो मेंटल रिटार्डेशन, 18 के बाद हुई तो मेंटल इलनेस। ठीक है, चलो, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने की दिक्कत, स्पीच इम्पेयरमेंट, बोलने की दिक्कत, ब्लाइंडनेस देखने की दिक्कत, लो विजन, चश्मे लगाने के बाद भी नहीं, बहुत कम दिखाई देता है वो, लोकोमोटर से ही पता चला मोटर डिसेबिलिटी है, चलने फिरने में दिक्कत आती है। ये देखो, लेप्रेसी की वजह से हाथ, पूरे दोनों हाथ या पैर कहीं पे भी हो जाता है। ड्वार्फिज्म होता है बोनापन। अब बोनापन में अगर तुम ये मत कह देना कि नेहा कक्कर ड्वार्फिज्म की शिकार है, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है, और खली को कह दो कि खली भी ड्वार्फिज्म का शिकार है, नहीं। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है जो 4 इंच से छोटे हैं, वैसे तो सारी लड़कियां दिखने में छोटी लगती हैं, पर 4 फुट से जो छोटी हैं उनके लिए ये है। और 147 इंच या उससे कम हो तो फिर ड्वार्फिज्म होता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा लंबे हो। और एसिड अटैक आपको पता ही है, ये भी डिसेबिलिटी में काउंट हो गया है हमारा। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पहली बात है नॉन क्यूरेबल डिजीज है, ये क्योर नहीं हो सकता। इसमें हमारे बॉडी पार्ट्स का कोई मान लो हाथ पैर बिल्कुल सूखने लगते हैं, बिल्कुल एकदम हड्डी आ जाती है, कितना भी उसमें मांस हो सब खत्म हो जाएगा। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, वही तारे जमी वाला ईशान शर्मा, इसमें वो होता है लिखने में बोलने में दिक्कत आती है, C को उल्टा पड़ता है, B को D पड़ता है, और ये सब चीज़ें आती हैं, और एनालाइज नहीं कर पाता चीज़ों को। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अभी हमने इसके बारे में पढ़ाई है पूरा। मल्टीपल सिलोसिस, इसमें क्या होता है, दिमाग की एवं रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ जाती है, और इससे ना सारी चीज़ें जो हमारी बैकबोन होती है, इससे ना सारी चीज़ें लिंक होती हैं। तो ऑल ओवर पूरे में ही दिक्कत आ जाती है, हमारे गले में, हमारी स्पीच प्रॉब्लम में, हमारी बैक मसल्स में, सब में। पार्किंसन डिजीज आपको पता ही है, हाथ पैर की मांसपेशियां बिल्कुल जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। और हेमोफीलिया आपको पता ही है, हाथी वाली बीमारी बोलते हैं हिंदी में, पैर फूल जाता है, हाथी जैसा हो जाता है। और हाथी से एक जोक भी याद है, अगली क्लास में बताऊंगा तुम्हें। थैलेसीमिया आपको पता ही है, ब्लड से रिलेटेड डिसेबिलिटी है। और सिकल सेल डिजीज, ये भी ब्लड से रिलेटेड है। मल्टीपल एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी, चाहे एसोसिएटेड डिसेबिलिटी हो चाहे मेन डिसेबिलिटी हो, वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में आता है। ये देखो, ये अब चीज़ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है कि कौन कौन सी 5 जो क्लासिफिकेशन है उनमें कैसे क्लासीफाई कर रखा है। अब ये जो 6 हैं ये हैं फिजिकल डिसेबिलिटी, और ये जो हैं ये हैं सेंसरी डिसेबिलिटी। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना। बहुत बार पूछा गया कि कौन कौन सी फिजिकल डिसेबिलिटी है, कौन कौन सी सेंसरी डिसेबिलिटी है, तो याद रखना है ये 6 हैं हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी, और ये है हमारी सेंसरी डिसेबिलिटी। ठीक है, ये देखो, ये हमारी है साइकोलॉजिकल, ये है न्यूरोलॉजिकल, और ये है ब्लड की। सिर्फ 5 कैटेगरी डिवाइड कर रखे हैं किस डिसेबिलिटी की, अच्छे से पढ़ लो, ईजी है वो तो लेना। और ये देखो, इन सब की प्रॉपर डिफाइन है।
अगर पढ़ना चाहो किसी स्पेसिफिक के बारे में तो पढ़ लेना, मैंने आपको ब्रीफ में बता ही दिया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये देखो इसका भी ले सकते हो। इसमें ब्लाइंडनेस और लो विजन प्रॉपर क्राइटेरिया दे रखा है कि कितने पे उसे लो विजन माना जाएगा। अब ये नहीं तुम्हारा कि ऐसे हाथ के आगे दो उंगली दिखाई दे रही ये करोगे तो लो विजन हो गया, ना ना ना, प्रॉपर क्राइटेरिया 6/18 होगा। तो और 40 फील्ड का भी होता है कि 40 डिग्री अप टू 40 डिग्री तक का फील्ड होता चाहिए। ये पूरा लिखा हुआ है, इसे पढ़ लेना, ठीक है। सारी डिसेबिलिटी का लिखा हुआ है एक एक करके। मैं आज जल्दी इसे कराऊंगा क्योंकि आज आपका पेपर है तो इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है नहीं। प्रिविलेंस क्या है? प्रिविलेंस देखो सीधी सी बात है, वैसे तो क्वेश्चन आता नहीं है पर आ जाता है कभी कभार, तो सीधी सी बात है। प्रिविलेंस ऑफ अ कंडीशन और अ डिसेबिलिटी डिटरमाइंस बाय एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी जबान अटकी तो काली नागिन का असर मुझ पे भी होने लगा तुम्हारे चक्कर में, मेरी भी कहीं 70.5 ना आ जाए। तो तुम्हें नहीं चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, लाल बटन दिख रहा होगा उसे दबा देना, ना पता हो तो। एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी इज अ साइंस कंसर्न विद द study of factor that influence the occurrence and disturbing of disease, defect, disability or death in aggregates of individual। अब प्रिविलेंस क्या होता है? प्रिविलेंस होता है हमारा कि हमें उसे पहले से कैसे हमें पता चल पाएगा कि कैसे क्या कहाँ कौन कौन सी डिसेबिलिटी होती है। मान लो कुछ आ जाती है जेनेटिक, कुछ एरिया वाइज आ जाती है गंदे पॉल्यूशन की वजह से, तो उन सब में क्या क्या हमें चीज़ें यूज़ करनी है वो बहुत ध्यान रखनी है। तुम बस ये लाइन याद कर लेना, यही लिख देना, 1 नंबर से ज़्यादा कभी क्वेश्चन आया नहीं है, ये लिख दोगे फुल नंबर मिलेंगे 100 में से 100। पर विदाउट सब्सक्रिप्शन गए तो देखो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, 17.5 पे अटक जाओगे, 17.5 पे ही अटक जाओगे। इससे अच्छा है कि तुम सब्सक्राइब कर दो, मान जाओ मेरी बात। कॉजेज एंड प्रिवेंशन ये तो है उनके लिए जो 1 मिनट में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लो। अब तुम्हें कुछ बता देता हूँ, ब्लैंक शीट है हमारे पास, हाँ ये देखो। अब मैं तुम्हें 5 ऐसे कॉजेज बताता हूँ जो सब में कॉमन है, सब में बस लगा देने हैं, सब में वही काम आएंगे, उसके अलावा आएंगे ही नहीं। देखो सबसे पहला क्या है, देखो सबसे पहला क्या है, कंजम्पशन ऑफ ड्रग बाय मदर, ठीक है। ड्रग नहीं लेना, ड्रग जो लेते हैं उनके बच्चों को डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज एक्सेस ऑफ ट्रैवलिंग बाय मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ज़्यादा घूमेगी फिरेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चा डिसेबल पैदा हो। थर्ड पॉइंट क्या है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा क्या है, थर्ड हमारा अब बुलवा दे तुमने बातों में। थर्ड है हमारा जेनेटिक कॉज, मतलब उसके जीन्स में हेरिडिटी में आ रहा है वो, तो हम बच्चे को डिसेबिलिटी हो सकती है। और फोर्थ है हमारा अगर बच्चा एक्सेस ऑफ क्या बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल और ये होता है ना इमोशनल ट्रॉमा, उसे मतलब बहुत सारा प्रेशर मिल रहा है, घर वालों का सपोर्ट नहीं है या फिर कोई भी बात हो गई घर में। और फिफ्थ होता है हमारा माल न्यूट्रिशन। इन 5 फैक्टर की माल न्यूट्रिशन होता है खाना पीना सही से विटामिन वगैरह मिले नहीं, ये 5 तो हो गए हमारे कॉजेस, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रिवेंशन क्या है। अब 5 प्रिवेंशन इसी में मैं बता देता हूँ, बहुत ईजी है, अच्छे से यही लिख देना। कोई भी डिसेबिलिटी हो, सारी डिसेबिलिटी की कॉमन है, कोई नहीं कह सकता कि इसमें नहीं आया। कोई कह दे तो कमेंट करके बता देना, मैं नंबर दिलवा दूंगा तुम्हें, पर चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा तभी। तो अब 5 प्रिवेंशन पढ़ते हैं। अब प्रिवेंशन पढ़ेंगे, कॉजेज नहीं पढ़ेंगे। 5 कॉजेज क्या हैं, सॉरी 5 प्रिवेंशन क्या है। डू नॉट कंज्यूम एक्सेस ऑफ ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी किसी भी टाइप के ड्रग नहीं लेने। दूसरी चीज क्या है, अगर हमारा कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है वो आ रही है, हेरिडिटी से कोई डिसेबिलिटी आ रही है, तो उसे हम पहले से ही उसके प्रिकॉशन लेके चलेंगे। आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, पहले से ही सब पता चल जाता है, तो वो डिसेबिलिटी को ख़त्म कर सकते हैं बर्थ के टाइम पे ही। थर्ड, ट्रैवलिंग बहुत कम करनी है, लिमिटेड ट्रैवलिंग करनी है। फोर्थ, एक्सरसाइज बहुत, डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है तो ही एक्सरसाइज कराने हैं। फिफ्थ, प्रॉपर खाना खाना है, विटामिन की गोली लेनी है। बस 5 ये कॉजेज है, 5 प्रिवेंशन है। अब ये चीज़ है उनके लिए जो बिल्कुल टॉपर हैं, 24 में 24 चाहिए उनके लिए, सॉरी 24 में से कह रहा हूँ, 45 में से 45 चाहिए उनके लिए।
तो कुछ होते हैं जेनेटिक कॉज, जो बर्थ के टाइम पे हेरिडिटी से आए थे, पोस्ट बर्थ हो, ड्यूरिंग बर्थ हो, प्रीनेटल, पोस्टनेटल। और कुछ होते हैं एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया। साइको सोशल होते हैं, साइको सोशल फैक्टर्स होते हैं कुछ। ट्रॉमिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, ट्रॉमिक एक्सपीरियंस वॉर, मतलब मान लो कोई जंग से आया है, वहाँ पे खून ही खून देखा है, उसका दिमाग की हालत खुद सोचो। नॉर्मल इंसान आप हाथ कटा देख ले तो पागल हो जाते हो, वो पूरी जंग देख के आया, सर कटे हुए, उनकी हालत कितनी खराब होती है। कोई इंजरी हो गई है कोई क्रॉनिक डिजीज है उन्हें, एक सेकंड में पानी पी लो। तो ये सारी चीजें तो ये सारी चीजें कॉजेज में आते हैं। अब इसके प्रिवेंशन क्या है, 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। पहला क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, उसे पहले जो भी डिजीज है, अगर मान लो जेनेटिक है तो उसे वहीं पे रिमूव करने की कोशिश करी जाती है, उन्हें प्रॉपर दवाई देके उसी टाइम पे। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है कि उसकी मान लो उसे अर्ली डायग्नोज कर लिया, उस चीज को बर्थ हो गया तो मैं 1-2 महीने में पता चल गया, उसे अर्ली डायग्नोज। देखो जबान अटक रही है मेरी, मुझे लग रहा है मुझे खुद भी चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा तभी ये जबान ठीक होगी। तो उसे अर्ली डायग्नोज करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट पहले से ही पता चल जाए। या फिर अगर कुछ भी नहीं होता तो उसके बाद जो हम कर सकते हैं उसे मिनिमाइज करने के लिए डिजीज को, वो हम करेंगे, अपना 100% देंगे उसे ठीक करने के लिए। ये बात तो हो गई। अब पढ़ते हैं कुछ, ये देखो पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, मैंने अभी बताया माल न्यूट्रिशन सब में कॉमन है। पॉवर्टी, वॉर, अब कोई जंग से लौट के आया, उसकी खुद सोच के देखो, लाखों सर कटे पड़े हैं, हाथ, अपने हाथ पैर का पता नहीं है, हाथ है पैर है कुछ फील नहीं होता, क्या उसकी इमोशनल हालत होगी। वही मान लो कि मतलब वैलेंटाइन डे पे किसी को प्रपोज किया और उसने हाँ तो बोल दिया, पर बोल दिया कि एज अ फ्रेंड, ठीक है, उतना ही दर्द होगा, वो भी डिसेबिलिटी में काउंट होगा। इलनेस हो गई हमारी, डेंजरस कंडीशन हो गई, मेडिकेशन हो गई, ज़्यादा ड्रग ले लिया, गलत मेडिसिन ले ली, एक्सीडेंट हो गया, इनहेरिटेड हो, जेनेटिक आ रहा हो, ये तो होगा मेन। अब ये कुछ है प्रीनेटल, पढ़ लेना, मेन तो तुम्हें बता ही दें, स्क्रीनशॉट लेना, ज़्यादा चाहो तो पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। ये हमारे कुछ पोस्टनेटल कॉजेस। अब प्रिवेंशन मैंने तो मेन तो 5 बताई दिए, बाकी भी पढ़ लेते हैं। देखो बाकी तो तुम पढ़ लेना। ये देखो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड नहीं कराना अगर जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करें। बेबी स्क्रीनिंग करनी है, उसे डायग्नोस करना। अगर बाई चांस न्यू बेबी को स्क्रीनिंग अगर नहीं किया, कोई डिसेबिलिटी हुई तो बाद में दिक्कत आएगी, शुरू में तो उसे ठीक कर भी देंगे, तो उसे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, बेबी स्क्रीनिंग और इम्यूनाइजेशन, हेल्दी इन्वायरमेंट, स्मोक नहीं करनी, और ये सब पढ़ लेना, ठीक है। ये प्रीनेटल प्रिवेंशन हैं, ये नेटल प्रिवेंशन हैं, ये पोस्टनेटल है। देखो ये बात है, देखो मैं तुम्हें 2 बार बता चुका हूँ। एक तो काली नागिन वाला 70.5 पे अटक जाओगे, अगर 70.5 पे नहीं अटकना, पास होना है तो शांति से इसे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर देखो अभी मेरे मोनेटाइज भी नहीं हुआ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 24 घंटे लगाऊँ, मोनेटाइज ना हो तो क्या ही फ़ायदा है। और इसको शेयर कर देना जिन जिन के पेपर, और ये मन ना 2 बजे शेयर करो, मैं कह रहा हूँ 10 बजे शेयर कर दें ताकि बच्चे पढ़ भी लें, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मेरी तरफ से आप लोगों के फुल मार्क्स आए, मैं तो यही चाहता हूँ 45 में से कम आपके 18 आए ताकि पास हो जाए। बट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर बता रहा हूँ 70.5 पे अटक जाओगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कल आपको एजुकेशन साइकोलॉजी की पूरी वीडियो मिल जाएगी। हाँ, एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इसमें से पेपर 1 में से किसी के भी वो चाहिए, मान लो कोई डिसेबिलिटी का समझ नहीं आ रहा, उसकी टाइप समझ नहीं आ रही, ऑटिज्म की टाइप समझ नहीं आ रही, लोकोमोटर की, मल्टीपल डिसेबिलिटी नहीं आ रही, और वो क्या बोलते हैं, क्या है उसमें वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन है, अर्ली इंटरवेंशन है, वो समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, मैं सबका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी से जल्दी। क्योंकि आज आपका 2 बजे से पेपर है, तो कम से कम 1:30 बजे तो घुस ही जाओगे, तो आप मुझे 10 या 11 बजे बता देना, मैं आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू। हाँ, बाय।